हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला उदाहरण जो हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 का सबसे पहला उदाहरण है प्रश्नावली 1.1 का। देखिए, तो उदाहरण नंबर 2 से हम लोग शुरू करते हैं। उदाहरण 1 भी करवाऊंगा बाद में। उदाहरण 2 है कि संख्या 6 व 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF और LCM निकालना तो आपको आता ही होगा, बहुत ही आसान होता है। और ये क्वेश्चंस नॉर्मली 2 अंक के आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आइए मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। तो हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, तो मैं साइड में यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम 6 का करेंगे, तो 6 का आएगा, 2 से कटेगा, 2 का 3 में 6, इतनी बार में। ठीक, और 20 का अगर करेंगे हम लोग, तो 20 का अगर करते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 का 10 में 20, और फिर 2 का 5 और पढ़ेंगे तो 10। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि भाई जो 6 है हमारा वो बराबर आया है 2 गुणा 3 के। जैसा कि यहाँ पे है, इसका गुणनखंड 2 और 3 है, तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, इसको यहाँ पे हम इसके सामने लिख देंगे। अब 20 का क्या गुणनखंड है वो भी हम इसके सामने लिखेंगे। तो 20 का गुणनखंड हमने देखा 2 और 5, यानी 2 गुणा 5 है। तो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको 2 पे पावर 2 लिख देंगे। गुणा 5 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो ये तो हमने अभी बस इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं। हमने 6 व 20 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अब इस अभाज्य गुणनखंड की हेल्प से हम HCF और LCM कैसे निकालेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। अच्छा, HCF का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। मतलब वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 को भी काट दे और 20 को भी काट दे, वही एक्चुअली HCF होता है। और LCM की बात करें तो 6 व 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, उसी को LCM बोलते हैं। ठीक है, यानी दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या को LCM बोलते हैं, उसका छोटी होनी चाहिए। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं निकालते कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम HCF निकालना चाहें तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि HCF किसका निकालना है, 6 और 20 का। HCF ऑफ 6, 20 इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए, हमने जो गुणनखंड किया है इसमें हम देखेंगे कि सबसे इनमें कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, ऐसा अंक जो दोनों के गुणनखंड में हो। हमने देखा भाई 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो उसी को यहाँ पे लिखना होता है। लेकिन जिसकी पावर कम रहेगी उसी को HCF में हम लोग कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो कौन सा लेंगे, इस 2 पे पावर 1 को, यानी सिर्फ 2 को। क्या और कुछ कॉमन दिख रहा है जो दोनों में हो, दोनों के गुणनखंड में? तो आप बोलेंगे नहीं, यानी कि सिर्फ 2 ही कॉमन था, और उसमें भी हम सबसे छोटी वाली घात लेंगे जो कि 2 पे पावर 1 यानी 2 है। तो ये हमारा HCF निकल के आ गया आंसर, बस इतना सा है। अब LCM कैसे निकालते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से LCM भी निकल जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे LCM ऑफ 6, 20, यानी 6 और 20 का LCM क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए, LCM में हमें सारे नंबर्स को लेना होता है। कैसे लेंगे, देखिए, सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको तो हम लेंगे ही, लेकिन अब LCM में हम सबसे बड़ी घात को लेते हैं, छोटी घात को नहीं लेंगे। यानी 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन बड़ी घात है 2 पे पावर 2, तो हम 2 पे पावर 2 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इधर का काम कंप्लीट हुआ। अब क्या और कुछ कॉमन है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो उससे इसको कोई मतलब नहीं। अब जो कॉमन है उसको तो हमने लिख दिया, जो नहीं है उसको भी हमें लिखना होगा इसी के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 3, तो 3 भी लिख देंगे। और क्या कॉमन है, 5, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 यानी 2 पे पावर 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार, यानी कि 4 आ जाएगा। गुणा में 3 है और गुणा में 5 है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा। 4 का 3 में 12 और 12 का 5 में 60, यानी 60। तो ओवरऑल HCF जो निकल के आया 6 और 20 का 2 है, और LCM जो निकल के आया है 6 और 20 का वो 60 है। इसने कहा तो संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये वही विधि होगी अभाज्य गुणनखंड वाली, और हमने HCF और LCM निकाल दिए हैं। तो बस यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था,
कि आंसर पे हमेशा एक बॉक्स ज़रूर बना दीजिए जिससे आंसर बिल्कुल विजिबल हो जाए और एग्जामिनर को सीधा सीधा दिखे। ठीक, अब यहाँ पे आप छोटा सा आंसर लिख देंगे, बस ये हो गया। ये नॉर्मली 2 अंक के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, और आया हुआ एग्ज़ाम में वो तो मैं लास्ट में करवाऊँगा इस चैप्टर के बाद पूरा PYQ, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी दिखेगा। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण हो गया। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। अब तीसरा उदाहरण सेम इसी की तरीके से एज़ इट इज़, तो मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। तो ये जो उदाहरण है आप खुद से ट्राई करें और बहुत आसान हो जाएगा। अभी उदाहरण 4 देखते हैं, वो भी सेम ही है बट उसको मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए उदाहरण 4 देखते हैं। उदाहरण 4 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी सॉल्व किया है। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 6, 72 और 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड एक साइड में निकाल देते हैं। तो 6 का अगर निकालेंगे तो सबको पता है 6 का निकालोगे भाई तो 2 का 3 में 6, इतना आ गया। 72 का देखते हैं तो 72 का 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का 3 में 6, 1, 2 का 6 में 12, और फिर से 2 से करेंगे, 2 का 1 में 2, 1 आ गया, 2 का 8 में 16। ठीक है, और फिर 2 का 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 9 जो है 3 से कटता है तो 3 से काटेंगे तो 3 का 3 में 9, पूरा हो गया। अगला है 120, तो 120 का भी हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 का 6 में 12, 0 आ गया। 2 से 30 बार में कटता है, और फिर से ये 2 से कट जाएगा तो 2 से 15 बार में ये कट गया। अब ये 3 से कटता है तो 3 का 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ गया, और 5 आ गया फाइनली। ठीक है, तो ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं। मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ आपको एग्जाम में भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक साइड में आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये नहीं कि पीछे करके उसको कट कर दीजिए, नहीं, सामने इसको निकालेंगे और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सेम, अब 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, जो कि इसका अभाज्य गुणनखंड आया है। दूसरा है 72, तो 72 है, इसको हम लोग लिखेंगे 72 का आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 3 बार आया है तो 2 पे पावर 3 आ जाएगा, गुणा 3 जो है 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 120, तो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 में है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 जो है 3 बार आया है तो 2 पे पावर यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, गुणा में 3 एक ही बार आया है तो 3 लिख देंगे, और फिर 5 आया है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इस विधि से हमको HCF व LCM निकालना है, सेम काम जो हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि HCF ऑफ किसका, 6, 72 और 120 का बराबर आ जाएगा। सबसे पहला काम इसमें कॉमन ढूंढना है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, जो तीनों में हो जो नंबर। तो देखिए, देखते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, यानी 2 जो हमारा है वो उभयनिष्ठ है। अब हमें सबसे छोटी घात लेनी होती है क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं। सबसे छोटी घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है घात, यहाँ पे घात 1 है, यानी हम 2 को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। क्या कुछ और कॉमन दिख रहा है? अब आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे 3 भी कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो 3 को भी लेना पड़ेगा। अब सेम 3 में भी सबसे छोटी घात वाली 3 को लेंगे, तो यहाँ पे 3 पे पावर 1, यहाँ पे 3 पे पावर 2, यहाँ पे 3 पे पावर 1, यानी सबसे छोटी घात हमें 1 पता चल रही है, तो हम 3 ही यहाँ पे भी ले लेंगे। क्या और कुछ कॉमन है? आप कहेंगे नहीं, तो हम अगर और कुछ कॉमन नहीं है तो और कुछ हम नहीं लेंगे, यानी ओवरऑल हमारा जो HCF है वो बराबर आ जाएगा 2 का 3 में 6, 2 का 3 में गुणा हो तो 6 आ गया, HCF हमारा 6 निकल के आ गया है। अब निकालते हैं LCM, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे कि LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, यानी LCM 6, 72 और 120 का बराबर हो जाएगा। कॉमन इसमें था 2, तो इसकी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात लेते हैं, तो 2 पे पावर यहाँ पे 3 जो है वो अधिकतम घात है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 ले लेंगे, गुणा 3 भी कॉमन है, कोई बात नहीं, तो 3 की भी मैक्सिमम पावर लेंगे यानी अधिकतम घात, जो कि यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, तो इसको भी 3 पे पावर 2 ले लेंगे। क्या और कुछ कॉमन है? नहीं है, तो क्या कुछ बच रहा है कॉमन के अलावा? जी, 5 बच रहा है, तो LCM में उसको भी ले लेते हैं जो कॉमन नहीं होता है। ठीक, तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 2 पे पावर 3 का मतलब है कि 2 का गुणा 3 बार,
2 का 2 में 3 बार गुणा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा गुणा 3 का पावर 2 मतलब 3 का गुणा 3 में 2 बार, तो 3 का 3 में 9 आ जाएगा और गुणा में 5 है, तो ओवरऑल किसके बराबर ही आ जाएगा, 5 का 8 में 40 और 4 का 3 में 4 का 9 में 4 9 36, यानी 360 आ गया। तो 360 आपका निकल के आ जाएगा एलसीएम। तो बस हमसे यही पूछा था और 2025 के बोर्ड में यही क्वेश्चन 4 अंक का आया था। उसने कहा था कि भाई पहले आप एचसीएफ निकालो फिर एलसीएम निकालो, ठीक है, मतलब एक यही क्वेश्चन दिया था और फिर इसी क्वेश्चन को रिपीट किया था। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एचसीएफ निकालने को कहा और यही सेम अंक रिपीट करके दिया और बोला इसमें एलसीएम निकालो, यानी कि दो अलग अलग दो अंक के आए थे 2025 बोर्ड में। तो बस सेम काम करना होता है, सिर्फ एचसीएफ कहे तो एलसीएम नहीं निकालना, सिर्फ एचसीएफ निकालो। अगले क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम कहे तो एचसीएफ नहीं निकालना है, सिर्फ एलसीएम निकाल देना है, आंसर सेम ही आता है और इस तरीके से ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो आंसर जो है उसको हम बॉक्स कर देते हैं और यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब आइए उदाहरण एक जो बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसा सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो उदाहरण एक जो है वो क्या कह रहा है कि भैया संख्या 4 पे पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n शून्य पर समाप्त हो। यानी कि 4 पे पावर आप n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी 4 पे पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप ऐसा ले लीजिए जिससे कि जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट का जो अंक है अंतिम अंक वो शून्य हो जाए। तो क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? तो वही हमको यहाँ पे बताना है कि क्या ऐसी कोई संभव मान है, अगर है तो वही बताना है। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए उसे 2 व 5 का गुणनखंड होना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा कि चूंकि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए उसे 2 व 5 का गुणनखंड होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2500, तो इसका जो अंतिम अंक है वो शून्य आया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों आए होंगे, क्योंकि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही हमारा जीरो का निर्माण होता है, मतलब लास्ट में आने के लिए। जैसे 2 का 5 में 10 आ गया तो लास्ट में 0 आ गया। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है, यानी 2 है लेकिन 5 नहीं, या 5 है तो 2 नहीं है, तो उस केस में 0 अंक लास्ट में नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 25, आप 25 का गुणनखंड देखोगे तो 5 गुणा 5 होता है, इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए इसका अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता। मैं आपसे कह दूं कि भैया 30, अब इसमें देखो अंतिम अंक 0 है तो 100% इसमें एक 5 भी आया होगा और एक 2 भी आया होगा, तभी इसके अंतिम अंक में 0 आया है। इसका गुणनखंड आप करोगे तो कैसे होता है, इसका आएगा 2, अगर आप इसको करके देखो तो 2 का 15 बार पढ़ते हो और 3 और 5, यानी इसका आप निकालोगे तो आ जाता है 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 का 3 में 6 और 6 का 5 में 30, यानी एक 2 भी आ गया और एक 5 भी आ गया। यानी किसी भी संख्या के अगर अंतिम अंक 0 होना है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का आना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है तो 0 नहीं आ सकता। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि भैया किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए उसे 2 व 5 का गुणनखंड होना पड़ेगा, यानी 2 व 5 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, तब तो जाके उसका अंतिम अंक शून्य आता है। ये तो कंडीशन होगी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे उसको देखिए, लिखेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे 4n की बात चल रही है तो 4n का गुणनखंड हमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ 4 पे पावर जो n है वो एक्चुअली बराबर है 2 पे पावर 2 और इस पे होल पावर n। 4 को हम 2 पे पावर 2 ही लिखते हैं, 2 पे पावर 2 ही तो 4 होता है, और इस पे पावर n ऑलरेडी है तो 2 का पावर यहाँ पे 2 और इस पे n हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि भाई इसमें सिर्फ 2 ही आया है,
4 के गुणनखंड में सिर्फ 2 ही होता है, सबको पता है, 5 होता ही नहीं है। ठीक है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक आया है, यानी एक ही अभाज्य संख्या आई है, जबकि शून्य होने के लिए, लास्ट अंक शून्य होने के लिए कम से कम 2 और 5 ये दोनों तो होने ही चाहिए, तब जाके शून्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे कि अर्थात इसके गुणनखंड में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4 पे पावर n के गुणनखंड में 4 पे पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर इसके गुणनखंड में केवल एक ही अभाज्य संख्या है तो वो 2 है, जो कि आपको सीधे दिख रहा है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये डिनोट करता है कि भाई इसमें 5 भी नहीं है, और जब तक 5 नहीं होगा तब तक इसके अंत में 0 नहीं बनेगा। अब यहाँ से सीधा स्पष्ट हो गया कि भाई इसके अंत में 0 नहीं बनेगा, तो बस हमें वही लाइन लिख देनी है कि ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 पे पावर n शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, बस ये आपका राइट आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ इसको। कहा था कि भैया संख्या 4 पे पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n शून्य पर समाप्त हो। यानी कि ओवरऑल हमें बताना था कि भाई 4 पे पावर कुछ भी ऐसा रख दो, प्राकृत संख्या होनी चाहिए जिससे अंत में शून्य आ जाए। जैसे 4 पे पावर 1 रखते हैं तो 4 पे पावर 2 रखते हैं तो 16 यानी 16 आता है, तो अंक उसका 6 होता है। तो हमें लास्ट में 0 चाहिए था। अब हमने ये देखा भाई कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए उसे 2 या 5 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा, अर्थात उसका गुणनखंड होना पड़ेगा, तभी तो आखिर अंत में शून्य आएगा। वो मैंने बता दिया आपको क्यों। तो ओवरऑल हमने यहाँ देखा कि भाई यहाँ जो 4 पे पावर n है वो 2 पे पावर 2 और उस पे पावर n है, क्योंकि 4 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं और पावर में n ऑलरेडी था। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई 4 के जो 4 का गुणनखंड है उसमें सिर्फ 2 ही है, 5 तो है ही नहीं। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा कि भाई इसके गुणनखंड में केवल एक ही अभाज्य संख्या है, वो 2 है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन इसको कर दिया कि भाई 4 पे पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये लाइन ये बताता है कि भाई इसमें 5 भी नहीं है, और जब 5 है ही नहीं तो सीधा सा मतलब है कि भाई इसमें 0 नहीं आएगा लास्ट में। तो मैंने ये बात लिखी कि इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 पे पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो ये ओवरऑल पूरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इस जो 1.1 एक्सरसाइज के सारे उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में इस तरह का एक PYQ दिखाया था जो 2026 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था 1 अंक में। ठीक है, तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो आसान ही है, चलिए फटाफट से इसको करते हैं। सबसे पहला है, इसको हल करते हैं, पहले वाले को हम हल करते हैं। ठीक, तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल देते हैं पहले। तो 140 का जब हम निकालेंगे तो आएगा 2 का 7 में 14, 0, 2 का 35 बार यानी 2 3 6, 2 5 10, 35 बार कटा, 5 का 7 बार। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो उसी के रूप में लिखना है, यानी 140 जो है वो बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया 2
का गुणा 2 बार है तो 2 पे पावर 2 गुणा में 5 और गुणा में 7। बस ये आपका राइट आंसर हो गया। बस इतना काम करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, शॉर्ट आंसर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं बहुविकल्पी में, तो काफ़ी आसान है और 1 नंबर आपको देकर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है सेम है तो इसको आप खुद करिए, मैं तीसरा यहाँ पे करवाता हूँ। तो हल करते हैं तीसरे वाले को। ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है 3 8 2 5। तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, तो 2 से होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से हो जाएगा, 3 का 1 में 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, अभी भी 3 से हो रहा है क्या, तो हाँ 3 से हो रहा है। 3 का 4 में 12, 3 का 2 में 6 और 3 5 15। ठीक है, अभी चेक करते हैं अगेन। 4 2 6 5 11। 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से हो रहा है। 5 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 का 8 में 40 और 5 का 5 में 25। अभी भी 5 से हो रहा है, 5 से करेंगे। 5 का 1 में 5, 3 और 5 7 35, 17 आ गया। ठीक, यानी कि जो हमारा 3 8 2 5 ये वाली जो संख्या है वो बराबर आ जाएगी 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में 17। यानी ओवरऑल इसको लिखना चाहे तो 3 पे पावर 2 आ जाएगी गुणा 5 पे पावर 2 आ जाएगी गुणा 17। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया। ये HW ये भी करवा दिया मैंने। अब मैं इन दोनों में से कोई एक करवा दे रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम है, तो बाकी आप HW से कर लीजिएगा। तो मैं ये चौथा करवा दे रहा हूँ, आप पाँचवा खुद से कर लीजिएगा। चौथा है 5005। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चेक करते हैं। देखो 5 है लास्ट में तो सीधी सी बात है 5 से इसको डिवाइड करने चाहिए। 5 से करेंगे तो 5 का 1 में 5, 0 0, 5 का 1 में 5। अब ये किस संख्या से कट सकता है, तो आई थिंक ये कटेगा अपना 13 से। एक बार चेक करते हैं। तो 13 7 91, 9 बचा और 13 7 91। ठीक है, तो अब 7 से भी कट जाएगा ये। 7 का 1 में 7, 7 का 1 में 7, यानी ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कि 5005 जो है वो बराबर आया है 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11 के। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका क्रम से कोई मतलब नहीं पड़ता। आप 5 को पहले लिखिए, 13 को पहले लिखिए, उससे कोई इशू नहीं है, सारे सेम है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान है और ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में, 1 अंक के। ठीक है, जो बच गए उनके आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। सेम तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आइए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है वो। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि भैया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, तो सबसे पहले बोला भाई कि HCF और LCM निकालो, उसके बाद ये चीज़ जांच करनी है। एक्चुअली मैंने ये आपको फार्मूला कल की क्लास में लास्ट में एकदम बताया था आपको कि फार्मूला क्या होता है। इसको मैंने दिखाया भी था एग्जाम्पल की सहायता से। आज ये पूरा क्लियर हो जाएगा इसका क्या यूज़ होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे काम में लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला भाई कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो पहले इसका HCF और LCM निकालते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो वही हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। सबसे पहले 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 26 का अगर करेंगे, यहाँ साइड में करते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 का 1 में 2, 2 3 6 और 13 आ जाएगा। 91 का करेंगे, 91 का, तो इसका करेंगे तो भाई साहब इसका 13 से कटेगा, 13 से 91, 7 से भी कट जाता है, यानी 13 गुणा 7 इसका आया और 2 गुणा 13 इसका आया। तो वही चीज़ हम लिखेंगे जैसे अभी पहले कुछ उदाहरण में हमने किया था। तो 26 जो है वो बराबर है किसके, 2 गुणा 13 के, और जो अपना 91 91 है वो बराबर है 13 गुणा 7 के, यानी 7 गुणा 13 आप लिख सकते हैं। तो पहले HCF और LCM निकालते हैं। सेम HCF निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए HCF ऑफ 26, 91 बराबर आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। दोनों में उभयनिष्ठ है 13 और दोनों की घात समान है, यानी छोटी बड़ी सेम है, तो सेम 13 ही ले लेंगे, कुछ है ही नहीं इसमें। 13 HCF आ गया। LCM निकालेंगे तो LCM ऑफ 26,
91, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 91 का एलसीएम इसका आएगा, तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले तो 2 और 7 जो कि कॉमन नहीं है, इनको तो लेना ही है, तो 2 गुणा 7 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब जो कॉमन है उनमें अधिकतम घात लेते हैं, तो जब घात समान ही है तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों सेम है, तो बस 13 ही नॉर्मल इसको लिख देंगे, जो कि गुणा करने पे आ जाएगा 13 7 91 और 2 का 1 में 2, 2 18, 182। ये इसका HCF आ गया और ये इसका LCM आ गया है, ठीक है। तो इसको एक बार इस पर बॉक्स बना देते हैं, ठीक। अब हमको भाई साहब जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि अब हमको वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है जो एक्चुअली यहाँ पे लिख के दे भी दिया है, और अब हम उसी को यहाँ पे लिखेंगे भी। तो क्या लिखना है भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF गुणा उनके LCM के। ये हम इस वाले क्वेश्चन के लिए चेक करेंगे कि क्या ये सही है। अगर बराबर आ गया तब तो ये हमने सही सॉल्व किया है, अगर बराबर नहीं आया तो मतलब गलत हमने सॉल्व किया है। तो आइए अब इसमें वैल्यू रखते हैं फटाफट से। तो अब देखिए संख्याएं क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हमको दे रखी हैं 26 और 91, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 26 गुणा 91, क्योंकि इनका गुणनफल करना है, बराबर इनका HCF क्या है भाई, HCF आया है 13 और LCM क्या है 182, तो गुणा में LCM भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों का बारे बारे से गुणा करके देखते हैं बराबर आएगा कि नहीं। तो इन दोनों का गुणनफल आप करके देख लेंगे और इन दोनों का गुणनफल करके देख लेंगे कितना आ रहा है। इन दोनों का गुणनफल करने पे आता है 23 66 और सेम इन दोनों का गुणनफल करने पे भी 23 66 आता है। अब ये गुणा आप करके एक बार वापस चेक कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इनको किया हुआ है, तो ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे लिखना है कि अतः यह सत्य है, बस एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे आप लिखेंगे कि अतः यह सत्य है, बस यहीं पे आपका आंसर आ जाता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। तो इसमें दो क्वेश्चंस और हैं, दूसरा ये है और तीसरा, इसके बाद ये प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाएगा और आज की क्लास का हमारे लास्ट प्रश्न होने वाला है, तो बस इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 2 है कि भैया 510 और 92, सेम वही काम करना है। तो 510 और 92 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 510 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 510 का अगर करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, एक यहाँ पे बचा, 2 का 5 में 10 और फिर 2 का 5 में 10 आ गया, ठीक है। अब ये 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 का 8 बार पढ़ेंगे, 3 8 24, एक बचा और 3 5 15। अब ये 5 से कट रहा है तो 5 से काटेंगे, 5 का एक बार में 5 और 5 का 7 में 35, ठीक है, और 17 बच गया। तो 510 का हो गया। अब 92 देखते हैं। तो भाई 92 92 इसका निकालते हैं। तो सेम 2 का 4 बार पढ़ेंगे 8, एक बच गया, 2 का 6 में 12, 2 का 2 में 4 और 2 3 6, 23। अब ये 23 तो कटेगा नहीं किसी से, तो 510 का ये आ गया और 92 का इतना निकल के आ गया है। तो आइए इसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 510 का, 500 जो 10 है वो बराबर आया है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 के, और वहीं पे अगर 92 को हम चेक करते हैं तो 92 आया है किसके बराबर, 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी 2 गुणा 2 मतलब 2 गुणा 2 मतलब 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया है और गुणा में 23, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 510 92 बराबर आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 इस बार कॉमन है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो सबसे कम घात वाला यही है, 2 पे पावर 1, तो हम 2 को कंसीडर कर लेंगे। HCF ही आ गया। LCM कैसे निकालेंगे भाई, LCM भी सेम, LCM ऑफ 510 92 ये बराबर आ जाएगा भाई, देखो इन दोनों में कॉमन 2 है तो मैक्सिमम पावर ज़्यादा वाली पावर लेते हैं, यानी ये वाली लेंगे, तो 2 पे पावर 2 आ गया और गुणा में। अब और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं कॉमन है तो जितने बच गए सारे के सारे नंबर हमको ले लेने होते हैं। यानी अब यहाँ से शुरू करते हैं, तो भाई 3 ले लो, 3 भी है, गुणा में 5 आ जाएगा, गुणा में 17 आ जाएगा, और कुछ बचा इधर, देखो यहाँ पे 23 बच रहा है तो 23 भी आ जाएगा, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो 2 पे पावर 2 मतलब होता है 4,
और गुणा में 3 है, गुणा में 5, 17 और 23। इनका जब आप गुणा कर लोगे तो कितना आएगा? अब देखो 5 का 4 में 20 और 20 का 3 में 60। यहाँ पे 60 आ गया, 17 का 102, यानी कि आ गया आपका 1020 गुणा में 23। अब फाइनली इसको जब गुणा आप कर लोगे तो अब गुणा करके चेक करना पड़ेगा कितना आएगा। तो फाइनली इसका गुणा करने पे आ जाएगा 23,460। ठीक है, तो ये जो निकला है हमारा एलसीएम निकला है, तो इसको हम एक बार सर्कल कर देते हैं, आई मीन बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे ये HCF है और यहाँ पे ये LCM है। तो यहाँ पे जो जांच करनी है वो हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ आगे। यहाँ आपको नीचे ही करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई दो संख्याओं का, यहाँ लिखेंगे पहले अब लिखेंगे भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF गुणा में LCM के। ठीक है भाई, तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है यहाँ पे 510 और 92, तो 510 हम ले लेंगे और गुणा में 92 ले लेंगे और बराबर ही आ जाएगा HCF गुणा LCM के। इसका HCF आया है 2 और LCM जो निकल के आया है वो है 23,460। 23,460। ठीक है, इन दोनों का गुणा हम करके चेक कर लेते हैं। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? तो इन दोनों का गुणा करने पे आ रहा है 46,920। इन दोनों का गुणा करने पर आ रहा है 46,920 और सेम इधर का गुणा करने पे भी आ रहा है अपना 2 का 0 में 0, 2 का 6 में 12 को 2 हासिल 1, 2 का 4 में 8 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, यानी ओवरऑल यहाँ पे भी वही सेम नंबर आ रहे हैं 46,920। तो अब सेम आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह सत्य है। आप गुणा करके चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सत्य है, यह सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा मैंने सॉल्व करवा दिया, तीसरा बच रहा है, ये आपके लिए HW है, यानी आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करके इसको कमेंट में आप आंसर करेंगे। तो जितने भी होमवर्क आपको मिले हैं सारे आपको सॉल्व करने हैं और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, पूरी तरीके से समझ में आई कि नहीं आई, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मज़ा आ रहा है तो अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर है। लास्ट में जुड़ोगे तो भाई बहुत कम टाइम बचता है, तो अभी से एंजॉय करते हुए पढ़िए, एक एक क्लास आराम से पढ़ते हुए और इसको रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। और कल आपका जो ये अध्याय जो प्रश्नावली 1 का ये है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल।